हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि एक उत्पादक यानी कि विक्रेता वस्तु का उत्पादन आखिर करता ही क्यों है और किस सीमा तक वो करता है। आखिर एक लिमिट तो होगी जहां पर उत्पादक कहता है कि इतना हमारे लिए सही है और इतनी क्वांटिटी को लगातार बनाए रखना चाहता है जिसमें कोई चेंजेस नहीं करता। आखिर वो पॉइंट क्या कहलाता है उसको, और उस पॉइंट का निर्धारण आखिर होता कैसे है। देखिए, ये सारा जो पॉइंट है ना, वो है उत्पादक संतुलन का। तो एक उत्पादक कब संतुलित होता है, संतुलन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग बाजार में उसकी अलग अलग सीमाएं हैं। बेसिकली इसका कैलकुलेशन किस दो तरीकों से करते हैं, कुल आगम और कुल लागत के द्वारा, और कुल सीमांत आगम और सीमांत लागत के द्वारा। यहाँ पर पॉइंट ये है कि एक उत्पादक आखिर चाहता क्या है। एक उत्पादक का एक ही लक्ष्य होता है, अधिकतम से अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त करना। प्रत्येक उत्पादक यानी कि प्रत्येक विक्रेता उत्पादक की बात करते हैं। यहाँ पर उत्पादक को ही फर्म कहते हैं, फर्म को ही उत्पादक कहते हैं और उत्पादक ही विक्रेता होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रत्येक विक्रेता या उत्पादक या फर्म का चाहता है कि उसको बिक्री के पश्चात ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इसी को समझेंगे कि फर्म का उद्देश्य क्या है, फर्म का संतुलन का निर्धारण कैसे होता है, कौन कौन सी विधियां हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। यहाँ पर हमें समझना जरूरी है कि आखिर उत्पादक यानी कि फर्म क्या है, कौन है और किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई जो किसी वस्तु का उत्पादन या विक्रय करती हैं उसे फर्म कहते हैं। मतलब कोई भी अगर वस्तु हो या सेवा का अगर उत्पादन कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जैसे अगर एक बढ़ई, कौन बढ़ई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, कारपेंटर। अगर एक बढ़ई लकड़ियों से काट कर फर्नीचर यानी कि चेयर बना रहा है, कुर्सी बना रहा है, तो वो उत्पादक है। एक नाई बालों को काटने के बाद अपनी आय अर्जित करता है तो वो उत्पादक है। उत्पादन चाहे छोटे स्तर में हो या बड़े स्तर में हो, उत्पादन करने वाले को ही उत्पादक नाम दिया जाता है और उत्पादक को ही फर्म कहते हैं, चाहे वह छोटा फर्म हो चाहे बड़ा फर्म हो। ऐसे में हेंडरसन ने कहा है, एक फर्म वह तकनीकी इकाई है जहां वस्तुएं उत्पादन की जाती है। कितनी मात्रा में, यहाँ पर मात्रा का मतलब नहीं है, जहां वस्तु उत्पादन होती है, चाहे वो एक व्यक्ति करता हो या 100 व्यक्ति मिलकर करें। ठीक है, घर में करे या बाहर करे, फैक्ट्री में करे या फिर मैदान में करे, अगर वो उत्पादन कर रहा है ना बेटा, तो उसी को ही उत्पादक कहते हैं। ध्यान में रखना। समझ में आ गया यहाँ पर पॉइंट, उत्पादक किसे कहते हैं या फर्म किसे। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फर्म ही उत्पादक है। फर्म, उत्पादक और विक्रेता तीनों ही अर्थशास्त्र में एक समान है, तीनों ही वस्तु का उत्पादन करते हैं। हालांकि क्रिया अलग है, कोई वस्तु को बेचता है तो उससे प्राप्त कोई वस्तु का उत्पादन करता है, कोई सेवाओं का उत्पादन करना है, अलग अलग चीजें कहते हैं लेकिन है एक ही चीज। तो यहां पर जब भी इसके बारे में समझें कि एक उत्पादक एक आर्थिक एजेंट होता है। कौन होता है? आर्थिक एजेंट। क्योंकि उत्पादक आर्थिक गतिविधियों करने का एक महत्वपूर्ण, उत्पादक वस्तु का उत्पादन करता है और उपभोक्ता उसी वस्तुओं का उपभोग करता है। ठीक है, जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके अधिकतम संभव लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से, देखिए लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तु का, कोई भी उत्पादक समाज सेवा नहीं करना चाहता है, समाज सेवा उसका सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन प्रत्येक उत्पादक हमेशा पहले पोजीशन में क्या चाहता है? लाभ चाहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, हालांकि यहां पर मैं जो खड़ा हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूं, हालांकि फ्री में सारा कंटेंट है, फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, फ्री में सारे वीडियोस मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि मेरे व्यूज आएंगे, वीडियो व्यूज आएंगे, कभी कोई वीडियो वायरल होगा, उससे यूट्यूब में सर्कुलेट होगा, वहां से पैसे आएंगे। मतलब टारगेट तो कहीं ना कहीं मोटिव वही है कि पैसे कमाना है। तो यहां पर अगर फर्म की बात करते हैं, फर्म की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात तो है, फर्म का एक निश्चित स्वरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वरूप होना चाहिए। चाहे वो फर्म जो है आपका पूर्ण प्रतियोगिता वाला हो, फर्म चाहे एकाधिकार का हो, एकाधिकारी प्रतियोगिता का हो, स्वरूप यानी कि फॉर्म होना जरूरी है। एक व्यक्ति का हो, 2 व्यक्ति का हो, 3 व्यक्ति का हो, या फिर सहकारी संस्था हो, या फिर सरकारी संस्था हो, या फिर व्यक्तिगत संस्था हो। ध्यान में रखना, इसका एक स्वरूप का होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है,
प्रत्येक फर्म का एक निश्चित आकार होता है और वो आकार पूंजी के आधार पर हो सकता है, यानी कि पैसा, कितना पैसा है, कहीं पर छोटा आकार मतलब छोटा होता है, मध्यम होता है, बड़ा हो सकता है, बृहद हो सकता है, ठीक है ना, लोकल फर्म हो सकता है और इंटरनेशनल फर्म हो सकता है। अलग अलग तरीके से उसका एक निश्चित आकार भी होना चाहिए जिस आधार पर वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा लोग घरों में अपना काम करते हैं, कुछ लोग फर्म बना के काम करते हैं, कुछ लोग साझेदारी बना लेते हैं, कोई फैक्ट्रियाँ डाल लेते हैं, कोई बड़ी कंपनियां बनाते हैं, तो अलग अलग प्रकार से होता है। फिर है किराए। फर्म की सबसे बड़ी चीज है कि जो भी साधनों की सहायता से वस्तुओं का वो उत्पादन करेगा, उन साधनों का क्या करना पड़ता है, किराए। या तो किराए करेगा या तो किराए पे लेगा। हालांकि उत्पादन फ्री में नहीं होता है, उत्पादन करने के लिए तमाम साधन चाहिए, उत्पादन करने के लिए भूमि चाहिए, उत्पादन करने के लिए मशीन चाहिए, उत्पादन करने के लिए श्रम चाहिए, तमाम चीज़ों की आवश्यकता होती है और इन सबको क्रय करना पड़ता है। तो परचेज करना फर्म की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि बिना कुछ खरीदे उत्पादन तो भैया नहीं कर, फ्री में उत्पादन केवल प्रकृति ही कर सकती है। एक किसान उत्पादन की प्रक्रिया करता है, उसको बीज खरीदना पड़ता है, उसको जो है खाद खरीदना पड़ता है, उसके अलावा जुताई के पैसे देने पड़ते हैं, लेबर के खर्चे करने पड़ते हैं, मतलब क्रय की प्रक्रिया वहीं पर होती है। चाहे उत्पादन कोई करे, कहीं करे, कैसे भी करे, भैया आपको उत्पादन के साधनों को तो खरीदना ही पड़ेगा, यहाँ पर कोई दूसरा चारा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ, दैट इज प्रावैगिक यानी डायनामिक। उत्पादन समय के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। उत्पादन का नेचर होता है बढ़ते रहना, साधनों को बढ़ाते रहना, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते रहना, लेकिन समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। मान लो मंदी का समय चल रहा है, मांग नहीं है, तो उत्पादन की मात्रा को कम करना पड़ेगा। फेस्टिवल का समय है, सीजन का समय है और उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब उत्पादक एक फर्म एक ऐसी संस्था है जो डायनामिक है, जो वातावरण के हिसाब से, जो समय के हिसाब से, जो मौसम के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करता रहता है। और ज़रूरी है, आप हमेशा ढीठ एक ही नीति के आधार पर, एक ही नियम के आधार पर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि आप समाज से बाहर चलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं किसका, नोकिया का। आपने नोकिया के बारे में अगर सुना ही होगा, ध्यान रखिएगा, जब मैंने अपना 12th किया था 2007 में, तब यहाँ पर मेरे पास मोबाइल था नोकिया, और उस समय हर किसी के पास 10 में से 7 लोगों के पास नोकिया का मोबाइल हुआ करता था। मतलब फीचर फोन में, कीपैड मोबाइल में नोकिया का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। नोकिया उस सेगमेंट में नंबर 1 था मोबाइल बाजार में, नंबर 1 नोकिया मतलब मोबाइल हुआ करता था। लेकिन वो अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, नोकिया ने अपने आप को परिवर्तन नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई नई आती चली रही। बहुत सारी कंपनियां बाजार में आने को बेतुद है, लेकिन नोकिया की फीचर फोन को वो टक्कर नहीं दे रहे थे। ऐसे में वो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इजाद करने लगे। लोगों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की उत्सुकता बढ़ती चली जाती। नोकिया ने सोचा, यार मैं तो राजा हूँ, मुझे कौन हरा सकता है, मैं तो पूरा मार्केट कब्जा करके बैठा हूँ। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आते आते माइक्रोमैक्स आया, वीवो आया, ओप्पो आया, MI आया, पता इन्फिनिक्स तमाम कंपनी, सैमसंग लेके आया, और नोकिया आज बाजार में है ही नहीं। अगर किसी के पास नोकिया मोबाइल है, अरे क्या मोबाइल चल घट गया, टेक्नोलॉजी का मतलब फिगर। मतलब ये है कि समय के अनुसार आगे अगर आपको अपने आप को बाजार में स्थापित करना है, तो आपको समय के अनुसार डायनामिक होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ 4 बेसिक विशेषताएं हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं आपको, वह है उत्पादक या फर्म के उद्देश्य। एक उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वो उत्पादन की प्रक्रिया को करता ही क्यों है, वो वस्तुओं को बाजार में बेचता ही क्यों। नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं उत्पादक की, तो हमारा क्या है, लोग कहते हैं कि हमारा मेन कर्तव्य होता है क्या चीज, लाभ कमाना। हाँ सही है, प्रत्येक उत्पादक लाभ की बात करता है, प्रत्येक उत्पादक किसकी बात करता है, पैसे की बात करता है, इनकम की बात करते हैं, पैसा 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 पैसा। तो हाँ जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हम अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझने जाएंगे तो पैसा हमारा प्रमुख लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों को
पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम फर्म के उद्देश्य की बात करते हैं, उत्पादक के उद्देश्य की बात करते हैं, तो सबसे पहला है अधिकतम कुल लाभ। मैंने कहा लाभ जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहला टारगेट होता है फर्म का कि मैं उत्पादन करने के बाद, मैं बिक्री करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करूँगा, और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादक को चाहिए अधिकतम आगम और न्यूनतम लागत, क्योंकि आगम में से लागत को घटाएंगे तभी लाभ की प्राप्ति होगी। और लाभ प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ बढ़ाने के लिए उत्पादक का दूसरा लक्ष्य होता है अपनी बिक्री की मात्रा को बढ़ाना। भाई बेचोगे नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो बिक्री की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, बाजार में अपने कस्टमर बढ़ाने पड़ेंगे, और इसके लिए अपने कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। और लाभ को ज़्यादा करना है तो सामान को सस्ता बेचना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक हमेशा सस्ता और अच्छा सामान चाहता है। वो चाहता है उसको सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का मिले, लेकिन सस्ते दामों में। तो इसके लिए अपनी लागत को न्यूनतम करना पड़ेगा। तो तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव है एक उत्पादक का कि वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उसकी उत्पादन की जो लागत है, यानी कि उसको उत्पादन करने के जो खर्चे हो रहे हैं वो कम से कम हो। वित्तीय सुदृढ़ता, एक उत्पादक को अपने फाइनेंस से रिलेटेड हमेशा मजबूत बने रहना पड़ेगा। किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, रॉ मटेरियल की कमी नहीं होनी चाहिए, उसको अपने लेबर को देने के लिए सैलरी की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर अचानक कहीं नई मशीन लगाना पड़े उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, बाजार में कोई इसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए तो उसको अपने वित्त की स्थिति को हमेशा पर्याप्त और मजबूत बनाए रखना पड़ेगा। प्रत्येक उत्पादक का कर्तव्य केवल लाभ कमाने का नहीं होता है, उसको अपने आप को लंबे समय तक बाजार में बनाए रखने का भी होता है। ये नहीं कि आज आप टॉप पोजीशन, जैसे नोकिया था टॉप पोजीशन पहुंच गया, लेकिन आपने आपकी उस पोजीशन को बचा नहीं पाया, धड़ाम से ऐसे नीचे गया खाई में, बेचारा उठ ही नहीं पाया, हाथ पैर सब बेचारे का टूट गया। इसका मतलब होता है अगर आपको बाजार में अस्तित्व को बनाए रखना है तो आपको बाजार के साथ चलते रहना पड़ेगा, और इसके लिए उत्पादक को लगातार बदलाव करने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ता है, नए नए उत्पाद लाने पड़ते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। फिर है आर्थिक निर्भरता। एक उत्पादक अपने आप में ही निर्भर होना चाहिए कि उसको अपने आप को इतना कैपेबल बनाना चाहिए कि जब भी उसको फंड की जरूरत पड़े उसको मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है व्यावसायिक साम्राज्य। आप अगर अपना उत्पादन एक 10 बाई 10 की दुकान से शुरू कर रहे हो तो आपका उद्देश्य होना चाहिए तो इसको इस लेवल तक लेके जाओ कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाओ। तो केवल और केवल 10 बाई कमरे से शुरू किया वहीं पर जीवन व्यतीत करेंगे, ये एक फर्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? फर्म का उद्देश्य होता है धीरे धीरे बढ़ते चले जाना। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इन सब चीज़ों का एक ही मकसद होता है कि एक उत्पादक चाहता है संतुलन की स्थिति बनाए रखना, ताकि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए रख सकते। तो यहाँ पर हम आप भी बात करेंगे फर्म का संतुलन क्या होता है, एक फर्म कब संतुलित होता है। संतुलन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति, देखिए संतुलन का मतलब ये रुकना नहीं है, संतुलन का मतलब यहाँ पर रुकना नहीं है। संतुलन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति को बनाए रखना जहां पर एक उत्पादक को अधिकतम लाभ हो, वो लाभ कम ना हो, भले ही ना बढ़े लेकिन कम ना हो। तो ऐसे में जब भी हम संतुलन का मतलब समझेंगे, संतुलन का मतलब होता है एक जैसे बने रहने की स्थिति। और एक उत्पादक उस समय संतुलन में होता है जब उसको अधिकतम लाभ हो। इसका मतलब होता है उसको अधिकतम आय की प्राप्ति हो और उसी समय उसके जो खर्चे हानियां हैं न्यूनतम हो। इस प्रकार संतुलन को साम्य भी बोला जाता है। साम एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर उत्पादक चाहता है कि ये जो मैक्सिमम पॉइंट है मैं वहीं पर बने रहूं और उसी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। इस स्थिति को प्रोफेसर हैंसन ने भी एक्सप्लेन किया। क्या कहा कि एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना लाभकारी नहीं होता है। मतलब वो कहता है कि ये पोजीशन तो बहुत बढ़िया है भैया, यहीं पर उत्पादन करे रहो, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है और इसी लाभ को लेते हुए चलो तो आपका लाभ बढ़ता रहेगा, कम नहीं होना चाहिए। उसी को मैकडॉनल्ड ने भी एक्सप्लेन किया है कि अल्पकाल में एक फर्म उस समय संतुलन में होता है जब उस मात्रा का उत्पादन करती है जिस पर उसके लाभ अधिकतम और उसकी लागत यानी कि हानियां न्यूनतम हो। क्योंकि लाभ की प्राप्ति कब होती है? जब
लागत कम से कम होता है। इस प्रकार से अगर हम फर्म के संतुलन की स्थिति को समझेंगे तो क्या होता है, संतुलन का मतलब होता है परिवर्तन का ना होना, यानी कि उत्पादन की ऐसी स्थिति जहां पर उत्पादन लगातार बनाए रखना चाहता है। दूसरा, फर्म परिवर्तन की स्थिति में उस समय पहुंचती है जब उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, और संतुलन की व्यवस्था फर्म की उत्पादन लागत न्यूनतम होती है। मतलब साफ है, अधिकतम लाभ की स्थिति ही संतुलन की स्थिति को बताता है। और अधिकतम लाभ कैसे तय होता है, दो तरीके से, एक कुल आगम कुल लागत की स्थिति के द्वारा, और दूसरा सीमांत आगम सीमांत लागत। हालांकि दोनों में से कोई एक ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप अपने एग्जाम के हिसाब से बात करते हैं तो उत्पादक के संतुलन से आप क्या समझते हैं, उत्पादक का संतुलन कुल आगम और कुल लागत रीति के द्वारा वर्णन कीजिए, या फिर सीमांत आगम सीमांत लागत रीति के द्वारा एक फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए और फर्म के संतुलन की शर्तों को बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे पास दो स्थितियां हैं, कुल आगम कुल लागत, और दूसरा है सीमांत आगम और सीमांत लागत। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला कुल आगम एवं कुल लागत वक्र रीति के द्वारा उत्पादक का संतुलन। देखिए, जब लाभ की गणना होती है ना, लाभ कैलकुलेट, तो उसके लिए फार्मूला होता है कुल आगम माइनस कुल लागत, यानी कि जो भी आपके पास रेवेन्यू आया उसमें से उसकी लागत को घटा दिया जाता है। मान लीजिए आपने किसी वस्तु की 100 यूनिट को बेचा, और जब बेचा तो उसकी 1 यूनिट की कीमत थी 10 रुपये, यानी कि 1000 रुपये में। उसी 100 यूनिट को बनाने में आपको 7 रुपये का खर्चा हुआ, मतलब आपको लागत हुआ 700 रुपये। मतलब साफ है कि आपको कितने रुपए की लाभ की प्राप्ति हुई, 300 रुपये की लाभ की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब ये 300 रुपये लाभ अगर आपका अधिकतम है कि आप अपनी यूनिट को बढ़ा नहीं सकते, दाम बढ़ा नहीं सकते, आपका कॉस्ट इतना है, तो ये उत्पादक के लिए सही स्थिति है। और एक उत्पादक अपने वस्तु को बेच के हर बिंदु पर इतनी क्वांटिटी बेचा तो इतना लाभ हुआ, इतनी क्वांटिटी, तो बिक्री की हर एक स्थिति पर वो लाभ की गणना करता है। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर लाभ हर एक पॉइंट से सबसे ज्यादा होता है, तो उसी स्थिति पर उत्पादक कहता है कि मेरा है, क्योंकि यहां पर लागत कम और लाभ आगम ज्यादा होता है, और हर एक स्तर पर लागत कम करता चला जाएगा, आगम बढ़ता चलेगा। जहां पर आपका लाभ सबसे ज्यादा होगा, लिखा हुआ है देखिए, उत्पादक के अलग अलग स्तरों पर टीआर और टीसी का अंतर अलग अलग होता है। और एक ऐसी बिंदु जहां पर अंतर सबसे ज्यादा होता है, उसी पर लाभ भी अधिक होता है। अगर इस चीज को हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में समझें, पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा ना आपको, मैंने बताया था, पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति होती है बेटा जहां पर वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक वस्तु की एक कीमत प्रचलित होती है, एक वस्तु और उसकी एक कीमत। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्ण प्रतियोगिता में बिक्री की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, कीमत वही है। ऐसे में पूर्ण प्रतियोगिता में जो कुल आगम वक्र होता है वो हमेशा सीधा होता है, इस तरह से। लेकिन लागत एक ऐसी स्थिति है, साधनों पर निर्भर है, चाहे पूर्ण प्रतियोगिता हो चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, लागत का ऊपर नीचे होना तय होता है। तो लागत हमेशा इस तरह से होती है। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा अंतर है, ये वाला पॉइंट, ये हो गया के और ये हो गया आर। ठीक है, तो ये वाला स्थिति के और आर, इन दोनों की ये स्थिति अधिकतम लाभ को बता रहा है। क्या बता रहा है? अधिकतम लाभ को बता रहा है। तो ये अधिकतम लाभ की स्थिति ही उत्पादक के संतुलन की स्थिति होगी, जहां जबकि यहां पर टीसी और टीआर बराबर है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु, क्योंकि यहां पर उत्पादक के लागत और उत्पादक का आगम दोनों ही बराबर है, ना घाटा ना लाभ। अब ना घाटा ना लाभ तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लाभ हो। तो लाभ इस बिंदु पर होता है, तो के और आर उत्पादक के अधिकतम लाभ का बिंदु होगा, और यहीं पर एक उत्पादक अपना उत्पादन बनाए रखना चाहता है। जबकि गैरपूर्ण प्रतियोगिता, चाहे एकाधिकार हो चाहे एकाधिकार की प्रतियोगिता हो, ऐसी स्थिति में हमेशा उत्पादक क्या करता है ना, यहाँ ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि एक समान कीमत नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में कुल आगम पहले बढ़ता हुआ नजर आता है तेजी से, फिर थोड़ा डाउन होता है, फिर ऊपर जाके वो नीचे इस तरह से। लेकिन लागत का वक्र हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। ये हो गया कुल आगम और ये हो गया कुल लागत। यहाँ पर भी जिस बिंदु पर दोनों के बीच में सबसे ज्यादा अंतर होता है, यानी कि के और आर, और इसी बिंदु पर हमेशा क्या होता है? अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, अधिकतम लाभ। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, एक्चुअली में ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है सीमांत आगम सीमांत लागत।
सीमांत आगम और सीमांत लागत के बीच के अंतर को ही लाभ बोलते हैं। लेकिन अधिकतम लाभ कब होता है? अधिकतम लाभ तब होता है जब टी आर और टी सी के बीच में सबसे ज्यादा अंतर, जब दोनों में सबसे ज्यादा अंतर होता है उस टाइम हमारा एम सी और एम आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर हम सीमांत आगम सीमांत लागत रीति की बात करते हैं तो इस रीति के अंतर्गत जिस बिंदु पर सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों ही बराबर हो जाते हैं उस बिंदु पर एक उत्पादक संतुलन की स्थिति होती है। लेकिन जब उत्पादक संतुलन की स्थिति की बात करते हैं यहां पर दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं बेटा। सबसे पहले उत्पादक का सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों ही बराबर होना चाहिए। लेकिन दूसरी शर्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो सीमांत लागत वक्र है सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। नीचे से काटता मतलब नीचे से मतलब इस तरह से। देखो ये है हमारा सीमांत आगम और हमें पता है पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम और औसत आगम दोनों बराबर होते हैं। जो कुल लागत है वो इस प्रकार से होता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता है सीमांत आगम फिर सीमांत लागत। तो दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ इस बिंदु पर भी सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर है और एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर भी सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इस बिंदु पर सीमांत लागत ज़्यादा पहले था अब कम हो रहा है और हमें एक ऐसी स्थिति जहाँ पर लागत कम हो, यहाँ पर लागत कम होता चला जा रहा है फिर धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन इस बिंदु पर लागत बढ़ रहा है। इसका मतलब होता है हम इस बिंदु के आगे उत्पादन जारी रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि लागत कम है और आगम ज़्यादा है। वही तो चाहिए, आगम ज़्यादा लागत कम। लेकिन इस बिंदु पर आगे एक ऐसा बिंदु हो जाता है कि इसके आगे हम जाएंगे तो लागत ज़्यादा और आगम कम हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। ऐसे में इस पॉइंट पर उत्पादक को उत्पादन रोकना होगा और इसी पॉइंट पर एक उत्पादक का संतुलन निर्धारित होता है और ये ठीक वही पॉइंट होता है जहां पर कुल आगम और कुल लागत के बीच में अधिकतम अंतर होता है धन। तो ये स्थिति होती है जहां पर हमें डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है कि फर्म का संतुलन कैसे होता है। हालांकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो बेझिझक और बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप देने जा रहे हैं किसका? बीए सेकेंड ईयर का एग्जाम, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सभी दोस्तों के बोलिए कि बीए इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक ऐसा चैनल है द इकोनॉमिक्स गुरु, जहां पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल से बताया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता है और डेली आपको टॉपिक मिलता रहता है। बस आपका इंतजार रहेगा नेक्स्ट वीडियो में और एक ही आशा रहेगी कि आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और लाइक करके कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू एंड बाय।